गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का आज पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है चाइना ईरान पैक्ट। तो आपको पता है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने ड्यूरिंग हिज विजिट टू ईरान उन्होंने 25 ईयर स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन पैक्ट साइन किया है ईरान के साथ। ठीक है। तो उसकी डिटेल्स तो ज़्यादा पब्लिक में अभी उन्होंने नहीं निकाली हैं कि क्या क्या पैक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं। बट देयर आर सम प्रोविजंस, कुछ बातें जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताई हैं वो उसके ऊपर बेसिस पर हम ये जो है इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने एक 5 पॉइंट इनिशिएटिव जो है अपने वेस्ट एशिया प्लान को उन्होंने अनवील किया है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने। और वो कह रहे हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव है कि मिडल ईस्ट, जिसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं, कि मिडल ईस्ट में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अपहोल्डिंग इक्विटी एंड जस्टिस, अचीविंग नॉन प्रोलिफरेशन, जॉइंटली फॉस्टरिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ये उनके 5 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं चाइना के वेस्ट एशियन रीजन में। ठीक है। अब ईरान चाइना पैक्ट जो है उसके बारे में डिटेल ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमको डिफरेंट डिफरेंट जो है न्यूज़ आउटलेट्स उन्होंने कुछ ऐसे जो है जो पॉसिबल डिस्कशंस हुई हैं उसके बेसिस पर ये पैक्ट की कुछ डिटेल्स जो हैं वो बताई हैं। ठीक है। तो अब ये 25 ईयर पैक्ट के अंदर ये प्रोविज़न है कि चाइना जो है वो $400 बिलियन जो है ईरान के पेट्रोलियम सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा, जैसे बैंकिंग, टेलीकॉम, पोर्ट्स एट्सेट्रा, इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना। और ईरान जो है वो एक पिवट बन जाएगा, एक इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट बन जाएगा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। ठीक है। अब चाइना इज़ सीकिंग कि ईरान का यूज़ करके उसके पास डायरेक्ट एक्सेस टू यूरोप आ जाए। ठीक है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, जॉइंट ट्रेनिंग, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स, मिलिट्री डायमेंशन बेस्ड पैक्ट के अंदर डाला गया है। चाइना को अश्योर्ड सप्लाईज मिलेंगी ईरान के ऑयल, गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, और बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट्स पर। ठीक है। अब इसके जो है ये हमको पहले से ही दिख रहा था, देयर वर विजिबल साइंस कि ईरान जो है चाइना की तरफ जो है वो ज़्यादा क्लोज जा रहा है। वाई? बिकॉज यूएस पुल्ड आउट ऑफ द JCPOA। ठीक है। JCPOA क्या था? ईरान की जो न्यूक्लियर डील हुई थी उन जो ईरान की P5+1 के साथ, उस पे से जो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने जो है विड्रॉ कर लिया था। तब ईरान के पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गया था, तो उनको जो है वो चाइना के एक तरह से चंगुल में फंसना पड़ गया है। ठीक है। तो इट इज़ एक कंपल्शन के तौर पर चाइना जो ईरान है उन्होंने चाइना की तरफ मूव किया है। ठीक है। ईरान की जो इकोनॉमी है वो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो थी डिपेंडेंट थी, और वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस। फिर जो है चाइना जो है वो इकोनॉमिक सपोर्ट भी देने को तैयार था ईरान को, और इंटरनेशनल सपोर्ट जो कि ईरान को नहीं मिल पा रहा था यूएस और जो है इजराइल के एक्सिस की वजह से, वो भी चाइना जो है उसका गैप्स को भी चाइना फिल करने को तैयार हो गया था। ठीक है। तो अब चाइना के साथ ये डील इसीलिए साइन हो गई है। अब जो है बेसिकली एक एक्सिस बन जाएगा जिसमें रशिया, चाइना और ईरान एक तरफ हो जाएंगे और यूएस, इजराइल और यूरोप एक तरफ हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपस में कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन इसमें अराइज होगी। अब कुछ डिसेंट की भी वॉइसेस हैं जो ईरान में कह रहे हैं कि ये डील नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद जो थे, जो कि थोड़े से प्रो इंडिया भी हैं, तो उन्होंने कहा था कि दिस डील इज़ नॉट वाइज फॉर अस बिकॉज चाइना इज़ अ कोलोनाइज़र, और चाइना के साथ हमको ऐसी डील नहीं करनी चाहिए। फिर जो पहले जो एक हमारे शाह होते थे जो ईरान के जो लास्ट शाह थे, उनके बेटे ने भी, जो प्रिंस रज़ा पहलवी हैं, उन्होंने भी बोला कि ये डील सही नहीं है और जो है ईरान जो है उसको ये डील नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि ईरान के जो वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ऑलमोस्ट हम चीप रेट पर चाइना को देने पड़ेंगे हमें, और वो एक अनट्रस्टवर्दी पार्टनर है। तो जो रिलीजियस हार्डलाइनर्स हैं चाइना में, जो खासकर इस्लामिक हार्डलाइनर्स हैं, वो भी इस डील के फेवर में नहीं है बिकॉज चाइना जो है वो उइघुर मुस्लिम्स को जिंजियांग रीजन में रिप्रेस कर रहा है। ठीक है। अब ये हार्डलाइनर्स जो हैं, रिलीजियस हार्डलाइनर्स, उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पर ईरान की पार्लियामेंट में, जिसको हम मजलिस कहते हैं। क्यों है स्ट्रांग उनकी? क्योंकि जितने भी जो रिफॉर्मिस्ट और जो लिबरल वॉइसेस थी उनको जो है बाहर निकाल दिया गया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, ताकि जो है ईरान जो है उस पर इस्लामिक एक तरह से उसको हार्ड लाइन एक कैरेक्टर देने के लिए वहाँ के सुप्रीम लीडर ने मिल जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, जो भी रिफॉर्मिस्ट वॉइसेस थी। ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जो रिफॉर्मिस्ट वॉइसेस को तो बाहर निकाल दिया
अपनी पार्लियामेंट से, तो जो अब जो डोमिनेशन है वो कंजर्वेटिव वॉइसेस की है। तो ये कंजर्वेटिव जो है दे आर नॉट इन फेवर ऑफ डीलिंग एनीथिंग विद चाइना बिकॉज ऑफ चाइनाज रिप्रेशन ऑफ उइगर मुस्लिम्स, ठीक है। अब सुप्रीम लीडर जो है वो इस डील को जो है वो जो है वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो सुप्रीम लीडर कौन है, अयतुल्ला खमीनी, वो इसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं ये डील जो है एनीथिंग अगेंस्ट यूएस और इसराइल इट विल बी एक्सेप्टेबल टू द सुप्रीम लीडर, इसीलिए उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। अब इंडिया के लिए क्या खतरा है इस डील की वजह से। इंडिया को उन्होंने देखा है ईरान ने कि इंडिया जो है वो यूएस और इसराइल के ज़्यादा करीब जाता जा रहा है। यूएस के कहने पे हमने अपने ऑयल इंपोर्ट्स भी कम कर दिए ईरान से, और इवन जो हमारा चाबहार प्रोजेक्ट है उस पर भी हम इंडिया बहुत स्लो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है उसकी बिकॉज ऑफ फेयर ऑफ सैंक्शंस, ठीक है। अब उसकी वजह से जो है वो ईरान को जो है चाइना की तरफ देखना पड़ रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रिलेशनशिप बिटवीन ईरान और पाकिस्तान भी इम्प्रूव होने लगेंगे, ठीक है। दोस्त जो है, अब ईरान जो है वो चाइना का दोस्त बन गया है, ठीक है। पाकिस्तान इज़ ऑल्सो चाइनाज फ्रेंड, तो ये दोनों के बीच में जो है अगर कोई डिस्प्यूट भी है तो चाइना विल ट्राई टू जो है मिनिमाइज दोज डिस्प्यूट्स, ठीक है। अभी हमको दिखना लग गया है कि पाकिस्तान जो है उसने कुछ एक्शंस भी लिए हैं बलूचिस्तान में उन ग्रुप्स के ऊपर जो कि ईरान को टारगेट करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने जो है पाकिस्तान और ईरान अपने जो डिफरेंसेस हैं अफ़गानिस्तान में उसको भी नैरो आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ईरान और पाकिस्तान जो है वो क्लोज आते रहेंगे, ठीक है। पाकिस्तान जो है उसके थोड़े से रिलेशंस वैसे भी सऊदी के साथ ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो है पाकिस्तान इज़ मूविंग क्लोजर टू ईरान। जो चाइना की इन्वेस्टमेंट हैं पोर्ट और रेलवेज से बढ़ के आगे बढ़ती जा रही हैं और वो सेंट्रल एशिया की तरफ देखने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। तो ईरान के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने तो एक बार ये भी बोला था कि एक गोल्डन रिंग बनानी चाहिए हमें जिसमें चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान होंगे और टर्की को के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर जो ये सीपेक है उसकी एक्सपेंशन की भी बात कर रहे हैं वो, ठीक है। जिससे क्या होगा कि ग्वादर को चाबहार के साथ कनेक्ट कर दो बाय अ रेल लाइन थ्रू पाकिस्तान, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जो है ईरान जो है के एम्बेसडर ने पाकिस्तान में ये बोला कि हम चाहते हैं कि जो चाइना है वो ग्वादर से एक रेलवे लाइन बनाए और चाबहार के साथ उसको कनेक्ट करे और उसका हम आगे फ्यूचर में यूरोप के और सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इन दिस केस इंडिया के इंटरेस्ट तो डायरेक्टली जो है वो अफेक्ट होंगे, ठीक है। अब चाइना जो है वो सिर्फ चाबहार तक ही नहीं देख रहा है, वो आगे जो बंदर जस्क जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक जो है पोर्ट है उसकी तरफ भी ध्यान दे रहा है और वो चाहता है कि वो उसको एक्सेस मिल जाए। ईरान जो है वो उसको एक्सेस दे दे तो उससे क्या है वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को भी जो है डोमिनेट करने लगे, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया तो इंडिया के इंटरेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे पूरे इंडियन ओशन रीजन में। ग्वादर भी उनके पास चला जाएगा, जिबूती का भी एक पोर्ट उनके पास है, फिर अगर ये बंदर जस्क भी उनके पास चला गया तो दे विल बिकम अ डोमिनेंट प्लेयर इन दिस रीजन, ठीक है। तो ये हमारे कंसर्न्स हैं विद रिस्पेक्ट टू चाइना एंड ईरान रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेड एल्गी। तो 2 न्यू स्पीशीज़ जो हैं वो रेड एल्गी के हमको भी जो है वो मिली हैं इंडियन ओशन रीजन में। तो हिप्ने इंडिका उनका नाम रखा है और हिप्ने बुलाटा नाम रखा है, ठीक है। ये जो रेड एल्गी के जो है जो ये हिप्ने जो एक बेसिकली एक ये जीनस है जो कि रेड सीवीड्स का एक जीनस है, वो हमको इंटरटाइडल रीजन्स में ही मिलता है कोस्ट के। इंटरटाइडल रीजन कौन सा होता है, जहाँ पर हाई टाइड जब आती है तब वो डूब जाता है और जब लो टाइड का टाइम आता है तो वो एक्सपोज हो जाता है टू द सन, ठीक है। तो उस रीजन को हम कहते हैं इंटरटाइडल रीजन ऑफ द कोस्ट। तो वहाँ पर ये खासकर ये रेड एल्गी मिलती है हमको। ये दो टाइप की है रेड एल्गी, ठीक है। अब देखते हैं रेड एल्गी होती क्या है। ये ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ यूकेरोटिक एल्गी है। अब यूकेरोटिक्स कौन से होते हैं, यूकेरियोट और प्रोकैरियोट के होते हैं। क्या होते हैं, यूकेरियोट्स वो होते हैं जिनकी जो मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन डेफिनेटिव होती है, ठीक है, जिनका जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है बेसिकली, ठीक है। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी जो है जो सेल की कोई मेम्ब्रेन जो है नहीं होती, वो आसपास जो उनका न्यूक्लियस जो है वो फैला होता है। तो ये जो है इनका न्यूक्लियस मतलब डेफिनेट होता है, इसका मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है इनकी, ठीक है। ये एक यूकेरियोटिक एल्गे है रेड एल्गी। इसमें क्लोरोफिल भी होता है और ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। रेड कलर एक फाइकोरैंथिन होता है, वो एक पिगमेंट है, उसकी वजह से इनका रेड कलर होता है।
क्या क्यों रेड कलर होता है इनका? क्योंकि ये रेड लाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और ब्लू लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उससे हमको दिखने में ये रेडिश अपीयरेंस लगती है, ठीक है। अब बाकी फॉर्म ऑफ एल्गे में और रेड एल्गे में फ़र्क ये होता है कि इनके पास फ्लैजेला नहीं होता, ठीक है। फ्लैजेला जो होता है वो क्या होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब जैसे कि चोट लगी होती है ना एक बॉडी पे, आपको दिखता है कि ऐसे उठा उठा सा एक तरह से एक स्ट्रक्चर होता है इनका। ये फ्लैजेला जो होता है वो लोकोमोशन और सेंसरी फंक्शंस जो है उसको परफॉर्म करने में हेल्प करता है, और ये रेड एल्गी में नहीं होता है, बाकी अदर अदर एल्गी जो होता है उनमें होता है, ठीक है। अब रेड एल्गी जो है हमारी फूड की इंडस्ट्री में बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा इसका कमर्शियल यूज़ है। कैल्शियम जो है, दे आर रिच इन कैल्शियम, और इवन जो विटामिन के कुछ सप्लीमेंट्स हैं वो बनाने में भी इसका काम आता है, ठीक है। अब ये एक अगर अगर एक होता है, ठीक है। अगर अगर एक सब वो होता है फूड प्रोडक्ट होता है, इसमें भी जो है फूड एडिटिव होता है बेसिकली, और इसमें भी रिच इन कैल्शियम और जो है पोटेशियम, इन ये सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से सप्लीमेंटेशन के लिए यूज़ होता है। अब ये न्यू डिस्कवरीज़ जो हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दी हुई हैं कि ये कैलकेरस हैं, इरेक्ट हैं, ब्रांच्ड रेड सी वीड्स हैं, ठीक है। अब ये देखा गया है कि ये जो है ओशन एसिडिफिकेशन से बचने के लिए ये जो है इंटरटाइडल जोन में ये पाई गई है रेड एल्गी, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर की, जब वो ओशन वाटर्स में डिजॉल्व होने लगती है, उसकी वजह से जो है वो सी वाटर जो है वो बहुत एसिडिक हो जाता है। उसी की वजह से ये बचने के लिए जो है ये रेड एल्गी जो है वो आपके इंटरटाइडल जोन में आ जाती है, ठीक है। वहाँ पर ये इसीलिए प्रोलिफरेट होने लगती है। कमर्शियल यूज़ क्या है इसका? फूड इंडस्ट्री में जैसा आपने देखा अभी, ठीक है, अगर अगर बनाने में काम आता है। फिर ये कैल्शियम रिच है, तो बहुत सारे विटामिन के सप्लीमेंट्स बनाने में भी इसको काम हम रेड एल्गी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है वेस्ट और साउथ ईस्ट कोस्ट में इसको हम जो है इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं, और ये हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब हेल्थ इन कंकरेंट लिस्ट, तो फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं 15th फाइनेंस कमीशन के, उन्होंने बोला है कि हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और उसको अभी स्टेट लिस्ट में होता है हेल्थ, आपको पता होगा पब्लिक हेल्थ इज़ इन अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो उसको उन्होंने कहा है कि कंकरेंट लिस्ट में डाल दो, ताकि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी जो है वो उसके ऊपर लॉज बना सके, ताकि उसको रेगुलेट अच्छे से किया जा सके, और सेंटर के पास अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी हो टू ऑपरेट इन दिस सेक्टर, ठीक है। तो उन्होंने और क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है उसको 2.5% ऑफ जीडीपी जो है वो हमको स्पेंड करना चाहिए हेल्थ के ऊपर बाय 2025। और उन्होंने बोला है कि जितनी भी स्टेट्स हैं एटलीस्ट 2/3 जो है उतनी स्पेंडिंग तो वो कम से कम हेल्थ के ऊपर करें, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि अगर कंकरेंट लिस्ट में डालेंगे तो सेंटर के पास ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, और रेगुलेटरी कुछ ऐसे चेंजेस ला सकेगा सेंटर, जिससे कि हेल्थ हमारी इंप्रूव हो सकेगी, इंडिया के हेल्थ सेक्टर इंप्रूव हो सकेगा। फिर उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ बोली है वो डीएफआई, एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की है, जैसा कि हमने अभी देखा इंफ्रास्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में बना है वो, ठीक है, जो अभी हमारा नेबफिड बना है जो, ठीक है। वैसा ही उन्होंने बोला है कि ऐसा ही डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाओ हेल्थ सेक्टर के कंटेक्स्ट में भी, जिससे क्या हो कि वो फाइनेंसिंग की जो नीड्स हैं हमारी, वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में हम उसको एक्सपैंड कर पाएँ, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि यूनिवर्सलाइज करो हेल्थ केयर इंश्योरेंस को, ठीक है। अभी क्या होता है कि पीएमजे, आपको पता है ये जो आयुष्मान भारत की स्कीम, ये हमारे पुअर लोगों के लिए है, ठीक है, पॉवर्टी जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, या जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो उन्होंने बोला है कि जो मिडिल क्लास जो है वो ना तो रिच कैटेगरी में आप आता है और ना ही वो पुअर कैटेगरी में आता है, तो वो लेकिन जो है ये जो हेल्थ की जो उनके जो नीड्स हैं वो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, और वो इतने रिच नहीं होते हैं कि वो कमर्शियल इंश्योरेंस अपने लिए करवा सकें, और वो इतने भी पुअर नहीं होते हैं कि वो गवर्नमेंट की किसी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए एलिजिबल हों, तो वो इस चक्कर में छूट जाते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि इसलिए मिडिल क्लास को भी ऐसे ही हम कवर करें बाय क्रिएटिंग सच अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो कि यूनिवर्सलाइज करे हेल्थ केयर इंश्योरेंस को इंडिया में, ठीक है। तो मिडिल क्लास को कवर करने की उन्होंने बात करी है। 7th शेड्यूल आपको पता ही है, आर्टिकल 246 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लेजिस्लेटिव पावर्स डिवाइड करता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में, ठीक है। तो 7th शेड्यूल में मेंशन है हमारे इस यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट वो वाली लिस्ट है जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट जो है वही लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट वो है जिसपे सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बना सकते हैं, कंकरेंट लिस्ट वो वाली लिस्ट है जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों लॉ बना सकते हैं। फिर जो रेजिड्यूरी पावर जो बच गई हैं, जो कुछ पावर्स, उसके ऊपर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही सिर्फ लॉ बना सकती है, ठीक है। आज तक 103 अमेंडमेंट्स हुई हैं 7th शेड्यूल में, और अगर इसमें कोई भी अमेंडमेंट करनी हो तो हमको स्टेट्स के जो है हाफ ऑफ स्टेट्स की एटलीस्ट रेटिफिकेशन की
स्टेट लेजिस्लेचर्स के रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, इसलिए हमको स्टेट्स की जो है रेटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, देख लेना कौन कौन से आते हैं। जैसे देखो ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में पब्लिक हेल्थ आ जाता है ना, ठीक है, इसी को ही उन्होंने वो कहा है कि आप इसको जो है कंकरेंट लिस्ट में ले आओ, ठीक है, यही जो है फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन ने बोला है। अब जापान्स ओडीए, अभी ओडीए क्या है, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर ए एंड एन आइलैंड्स। ए एंड एन क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो जापान ने सबसे फर्स्ट जो है आज तक की ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस दी है अंडमान एंड निकोबार में। मतलब कितनी दी है, 265 करोड़ की, ताकि पावर सप्लाई जो है इस आइलैंड्स में हम उसको इम्प्रूव कर सकें। इंडिया जो है वहाँ पर सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स जो है वो उसको अच्छी तरह से लगा सके, ठीक है। अब और उन्होंने और क्या क्या किस चीज़ की जो है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस या फिर लोन्स अप्रूव किए। फिर उन्होंने दिल्ली मेट्रो के लिए, बेंगलुरु मेट्रो के लिए भी जो है वो लोन एग्रीमेंट्स को अप्रूव किया है डिफरेंट अमाउंट के, ठीक है। अब जो ये अंडमान निकोबार की जो है, जो दिया है उन्होंने डेवलपमेंट असिस्टेंस, ये एक तरह से ग्रांट होती है। ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इंडिया को जापान ने असिस्टेंस दिया है, ठीक है। वो असिस्टेंस किस लिए दी जा रही है कि 15 मेगावाट आवर्स की बैटरीज़ जो हैं वो इंडिया प्रोक्योर करे, और जो पावर सिस्टम स्टेबलाइजर्स हैं जो है उसको प्रोक्योर करे इंडिया, सो दैट सोलर पावर की हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें साउथ अंडमान रीजन में, ठीक है। अब इंडिया जापान के ट्रेड रिलेशंस थोड़े से देख लेते हैं। इंडिया और जापान के ट्रेड सिर्फ 5% ऑफ जापान चाइना ट्रेड है, ठीक है। और इंडिया और चाइना का ट्रेड, मतलब इंडिया और जापान का ट्रेड ऑलमोस्ट अराउंड $15 बिलियन का है। और आपको ये हैरानी होगी कि जापान चाइना ट्रेड इज़ ऑलमोस्ट $300 बिलियन, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ी एक आपको चीज़ पता होनी चाहिए जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कि इंडिया जो है वो जापानीज़ फॉरेन एड का लार्जेस्ट रिसिपिएंट है, ठीक है। मतलब जापान जितनी भी फॉरेन एड देता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो फॉरेन एड इंडिया को मिलती है। फिर दोनों कंट्रीज़ ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था 2011 में। उसकी वजह से हमारा बायलैटरल ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन इंडिया का ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज़ हुआ है विद रिस्पेक्ट टू जापान, ठीक है, जब से ये सेपा साइन हुआ है, ठीक है। अब जापानीज़ के कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप देख लेना। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस इन दिस वीडियो, यू जस्ट रीड इट आउट ऑफ द PDF। इसको आप देख लेना कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ पर वो फाइनेंस कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, वो है केप ऑफ गुड होप। अब क्योंकि स्वेज कनाल का एक आपको पता है कि ब्लॉकेज चल रही है, वो एवर जो है ग्रीन वाली जो शिप एक तरह से वो है कार्गो शिप वहाँ पर फंस गई है, तो सारा ट्रेड रुक गया है, वहाँ पर ट्रेड की मूवमेंट नहीं हो पा रही है। तो इंडिया ने के जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उन्होंने प्लान किया है कि अगर ये बहुत ज़्यादा क्राइसिस बहुत ज़्यादा एक्सेजरबेट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, तो हम जो है केप ऑफ गुड होप के थ्रू जो है अपनी शिपमेंट्स को रीराउट कर लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं केप ऑफ गुड होप है क्या। अब ये केप ऑफ गुड होप एक रॉकी हेडलैंड है अटलांटिक कोस्ट पे, केप पेनिनसुला पे, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के नीचे ही एक ये केप ऑफ गुड होप पड़ता है, वहाँ पर केप ऑफ अगुलहास भी है, ऐसे 2 और भी हैं, ठीक है। तो टोटल 4 ऐसे हैं जिसमें केप ऑफ गुड होप है, वहाँ के थ्रू जो है जो हमारी जो शिप्स हैं वहाँ से मूव होके आती हैं, ठीक है। अब ये मिसकंसेप्शन है लोगों में कि केप ऑफ गुड होप जो है वो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका है। नो, केप ऑफ गुड होप जो है वो नहीं है सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका। केप अगुलहास जो है वो है सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो याद रखना, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। ये लोगों को लगता है कि केप ऑफ गुड होप जो है वो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका है, असल में केप अगुलहास है, ठीक है। अब जो है वेस्टर्न साइड से जब अब वेस्टर्न साइड मतलब जब अमेरिकन साइड से, अटलांटिक ओशन के साइड से जब कोई शिप आता है, तो जब वो केप ऑफ गुड होप पहुंचता है, तब वो जब वो चल रहा होता है तो उसको साउथवर्ड डायरेक्शन में कम मूव करना पड़ता है, उसको ज़्यादा ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है। इसीलिए वो एक तरह से वहाँ से ऐसा लगता है कि वो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका है, असल में वो नहीं है। उस जगह से जब मूवमेंट करते हैं, वेस्टर्न साइड से जब मूवमेंट करते हैं, तो देखने में ऐसा लगता है कि केप ऑफ गुड होप जो है वो लास्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका है, बट नो, इट इज़ नॉट द लास्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका। इसको ओरिजिनली केप ऑफ स्टॉर्म्स इसका नाम रखा गया था। जो पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर थे बार्थोलोम्यू डियास, उन्होंने 1488 में इसका नाम केप ऑफ स्टॉर्म्स रखा था। लेकिन इसको लेटर जो है किंग जॉन II ऑफ पोर्चुगल ने इसका नाम चेंज करके केप ऑफ गुड होप कर दिया था, ठीक है।
फिर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जहाँ से पहले ट्रेड होता था, यूरोप से एशिया का जो ट्रेड होता था वो यहीं से होता था। लेकिन 1869 में सुएज़ कनाल ओपन हो गई, फिर जो है सब ने जो है वहाँ से ट्रेड शुरू कर दिया, क्योंकि वो 7000 किलोमीटर जो है वो ऑलमोस्ट डिस्टेंस बचा लेता था। ठीक है, आपको पता है कि बिल्कुल अफ्रीका के नीचे से आने की बजाय मेडिटेरेनियन सी फिर रेड सी के थ्रू होते हुए एशिया में एंटर कर जाती हैं बोट्स। ठीक है, लेकिन अब सुएज़ कनाल जो है वो ब्लॉक पड़ी है, तो दोबारा से हमको एक पुराने वाले रूट का जो यूज़ करना पड़ रहा है, जो कि केप ऑफ गुड होप का है। ठीक है, तो जोग्राफिकल कंसर्न क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये एक पॉइंट है जो आपको शायद इस बार एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कि वहाँ पर ना जो केप ऑफ गुड होप है वहाँ पर अगुलहास करंट जो कि वार्म ओशन करंट है, और बेनगुएला करंट जो कि कोल्ड ओशन करंट है। ठीक है, ये दोनों वहाँ पर उस एरिया में मिलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि डेंजरस वेव्स जनरेट होती हैं, उन वेव्स की वजह से वहाँ पर शिप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है शिपरेक का। ठीक है, तो ये याद रखना। आप सब सारे लोग जो हैं वो सुएज कनाल के बारे में पढ़ते रहेंगे, बिकॉज दिस टॉपिक हैज़ बीन इन न्यूज़। सुएज कनाल की हिस्ट्री पढ़ लेंगे, सुएज कनाल क्राइसिस पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे। बट यूपीएससी इज़ स्मार्ट, और वो केप ऑफ गुड होप की तरफ ध्यान दे देगी, बिकॉज केप ऑफ गुड होप जो है वो एक सॉल्यूशन है आजकल हमारे सुएज क्राइसिस का। ठीक है, तो केप ऑफ गुड होप जो है वो भी न्यूज़ में आ गया है, तो उसको आप पढ़ लेना। ये केप ऑफ गुड होप को ध्यान से देखना, और इसको मैप में मैंने जानबूझकर इसमें मैप अटैच नहीं किया, सो दैट यू विल ट्राई टू लुक आउट फॉर इट सेल्फ, और लुक आउट फॉर इट योर सेल्फ। ठीक है, आप इसको खुद देखो मैप में कि केप ऑफ गुड होप कहाँ पर पड़ता है। और ये याद रखना है, ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि अगुलहास करंट और बेनगुएला करंट, जो कि बेनगुएला करंट जो है वो कोल्ड करंट है, अगुलहास करंट जो है वो वार्म करंट है, वो वहाँ पर मिलते हैं, उसकी वजह से वेव्स जनरेट होती हैं और जो है शिपरेक हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हिस्ट्री ऑफ सुएज कनाल भी देख लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सुएज कनाल हमने अभी देखा भी था, अभी हमने कल वीडियो भी अपलोड किया है इसके बारे में। सुएज कनाल जो हमारा क्राइसिस हुआ था उसको हमने डिस्कस किया है, बट ऑफ कोर्स इसको हम थोड़ा सा एक बार ऊपर ऊपर से दोबारा देख लेते हैं। तो सुएज कनाल आपको पता है यूरोप और एशिया को कनेक्ट करती है। इसको 1859 में बनाना शुरू किया था, और 1869 में इसको ये पूरी तैयार हो गई थी, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जो कनेक्ट करती है ये। ठीक है, अब इसके बनने की वजह से हमको केप ऑफ गुड होप जो है अफ्रीका, जो भी हमने डिस्कस भी किया, इसका यूज़ नहीं करना पड़ता, और हमारा ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस बच जाता है। ठीक है, तो इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा। सेनोसरेट 3 जो थे फ़राओ ऑफ इजिप्ट, फ़राओ कौन होते थे, जो एंशियंट रूलर होते थे इजिप्ट के, उनको हम फ़राओ कहते थे। ठीक है, तो वो जो है उस टाइम पर इन्होंने जो है उसको देखा था, कनाल को एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पर, और जो है उसके बाद जितने भी रूलर्स आए उन्होंने इसको कनाल को इम्प्रूव करने की कोशिश की। लेकिन जो असली कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है वो 300 साल पहले, आज से 300 साल पहले जो है, जब यूरोप और एशिया के बीच में जब ट्रेड बढ़ा, तब से हमने इसकी तरफ ध्यान दिया कि इसकी कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। ठीक है, 1799 में नेपोलियन ने ट्राई किया कि इसको एक प्रॉपर कनाल बना दिया जाए, लेकिन इनएक्यूरेसी इन मेजरमेंट्स की वजह से इसको नहीं बना पाए। फिर मिड 1800s में एक फ्रेंच डिप्लोमेट और इंजीनियर थे फर्डिनांड दे लेसेप्स, उन्होंने जो है इजिप्शियन वाइसरॉय जो थे साइद पाशा, उनको कन्विंस कर लिया कि हमको ये जो कनाल है इसकी कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। ठीक है, फिर 1858 में यूनिवर्सल सुएज शिप कनाल कंपनी को बनाया गया। ठीक है, ये फ्रेंच मोस्टली इसमें फ्रेंच प्राइवेट जो थे प्लेयर्स वो इसको होल्ड करते थे, इस कंपनी को, वो इसके ओनर थे। ऑफकोर्स ब्रिटिश भी इसका पार्ट थे, लेकिन मोस्टली जो है वो फ्रेंच ही एक कंपनी थी। तो उन्होंने जो है इसको कंस्ट्रक्ट करने का और ऑपरेट करने का कनाल को ठेका ले लिया, 99 साल का एक तरह से लीज़ ले ली, और उसके बाद कहा कि जब ये 99 साल के बाद इसको हम इजिप्शियन गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, फिर कनाल जो है उसको 1869 में इसको ओपन किया गया फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन। ठीक है, फिर फ्रेंच और जो ब्रिटिश थे वो इस कनाल कंपनी में, जैसा मैंने आपको पहले बताया, यूनिवर्सल सुएज शिप कनाल कंपनी में मोस्ट ऑफ द शेयर्स वो ही होल्ड करते थे। ऑफ कोर्स फ्रेंच जो थे वो मेजॉरिटी जो है ओनरशिप जो थी वो फ्रेंच के पास थी। ठीक है, फिर एक एग्रीमेंट हुआ कि डिफेंसिव फोर्स जो है ब्रिटिश की, वो वहाँ पर जो है सुएज कनाल जोन को प्रोटेक्ट करेगी 1936 की ट्रीटी के हिसाब से। और जब 1954 आया तो एक 7 ईयर ट्रीटी साइन की गई इजिप्शियन नेशनलिस्ट के बीच में और ब्रिटिश के बीच में, जिससे क्या हुआ कि ब्रिटिश जो थे उन्होंने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करना शुरू कर दिया। 1956 में क्या हुआ कि जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, बहुत फेमस, आपको पता है ये हमारे नैम में भी बहुत फेमस है, ये अब्दुल नासर, इन्होंने जो है सुएज कनाल को नेशनलाइज कर दिया, मतलब इसके ऊपर कंट्रोल कर दिया, इसके ऊपर सरकारी कब्जा कर लिया और इसका
नेशनलाइजेशन कर दी, ताकि इसका जितना भी पैसा उससे कमाया जाए फिर उसको हम जो है नाइल रिवर पर डैम बनाने में खर्चें, ठीक है। फिर उससे क्या हुआ, जब उसको नेशनलाइज कर दिया गया, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज थी उनसे छीन कर उसको नेशनलाइज कर दिया गया, तो जो है सुएज क्राइसिस आ गया, क्योंकि यूके, फ्रांस और इसराइल जो है उन्हें उनकी कंपनीज वहाँ पर ऑपरेट कर रही थी और उनको लगा कि अगर ये इसको नेशनलाइज कर देंगे तो सारा सुएज कनाल का जो है राइट्स हैं वो सिर्फ इजिप्ट के पास चले जाएंगे। तो उन्होंने इजिप्ट के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। फिर ये 1957 में ये सुएज जो कनाल का जो क्राइसिस था ये 1957 में ख़त्म हुआ, जब यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। तो ये सबसे पहली बार हुआ था कि UNPKF कोई कहीं किसी एरिया में पहुँची हो, ठीक है। फिर UN की जो फोर्सेस जो थी वो सिनाई पेनिनसुला में इजिप्ट और इसराइल के बीच में भी पीस एस्टैब्लिश करने की उन्होंने कोशिश करी, ठीक है। लेकिन 1967 में क्या हुआ कि नासिर जो है, अब्दुल नासिर जो थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा पीस कीपिंग फोर्सेस को कि आप वहाँ से चले जाओ, कि वो वहाँ से सिनाई पेनिनसुला से उन्होंने UN की पीस कीपिंग फोर्सेस को जाने को कहा, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि इसराइल और इजिप्ट में दोबारा कन्फ्लिक्ट हो गया, और फिर जो है इजिप्ट जो है उसने जो है इसराइल ने इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। उसकी वजह से इजिप्ट ने जितनी भी जो शिपिंग कम जो होती थी सुएज़ कनाल के ऊपर उसके ऊपर रोक लगा दी, ठीक है। फिर ये क्लोजर जो है ऑलमोस्ट 1975 तक चला, ठीक है। 1967 से लेकर 1975 तक इसको बंद रखा एक तरह से ऑलमोस्ट। फिर बाद में जब तक डिसएंगेजमेंट अकॉर्ड दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन नहीं हुआ, ठीक है। फिर अरब इसराइल वॉर जो हुई थी 1973 में, उसी की वजह से जो है उसके बाद डिसएंगेजमेंट अकॉर्ड हुआ और 1975 में ये सुएज़ कनाल जो है वो दोबारा ओपन कर दी गई फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये इसी कनाल के ऊपर से ही ऑलमोस्ट 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड हर साल पास होता है, ठीक है। 50 शिप्स रोज़ पास होती हैं इसके ऊपर से, और वो $9.5 बिलियन के वर्थ ऑफ गुड्स जो है वो एवरी डे लेकर जाती हैं उस कनाल के ऊपर से, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुएज़ कनाल, इसीलिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अपोफिस। तो ये एक एस्टेरॉयड है जो कि नासा ने बोला है कि नहीं, ये हमारे को कोई भी जो है डैमेज करने का इसका कोई स्कोप नहीं है, ये अपोफिस हमको कोई डैमेज नहीं करने वाला है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। तो इसका अपोफिस का नाम जो है वो इजिप्शियन गॉड ऑफ केओस और डार्कनेस के ऊपर ये रखा गया है अपोफिस, और इसको 2004 में डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो अभी ये रिसेंटली अभी हमने न्यूज़ में पहले भी देखा था ना, मार्च में ही हमने शुरुआत में देखा था कि मार्च 5 के आसपास, 5 मार्च के आसपास ये अर्थ के बहुत क्लोज आ गया था, सिर्फ 17 मिलियन किलोमीटर्स के आसपास आ गया था। तब जो है साइंटिस्ट ने इसको रडार ऑब्जर्वेशंस के थ्रू इसको स्टडी करना शुरू किया। उसी की ही जो डेटा इकट्ठा हुआ उसी के बेसिस पे उन्होंने बोला है कि नहीं, अब ये हमको अगले 100 साल तक एटलीस्ट कोई थ्रेटन नहीं करने वाला है, ठीक है। अब एस्टेरॉइड्स होते क्या हैं वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। एस्टेरॉइड्स रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन को ऑर्बिट करते हैं, इनको हम माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इतने 9,94,383 जो है वो आज तक के नोन एस्टेरॉइड्स हैं, इतने हमको एस्टेरॉइड्स के बारे में पता है एज पर नासा, ठीक है। एस्टेरॉइड्स को हम 3 क्लासेस में जो है वो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होती है मेन एस्टेरॉइड बेल्ट, जो आपको पता ही है कि मार्स और जुपिटर के बीच में है, ठीक है। उसमें 1.1 से लेके 1.9 मिलियन एस्टेरॉइड्स तो इसी मार्स एंड जुपिटर के जो बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है इसी के अंदर जो है वो रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड ग्रुप है वो है ट्रोजन्स का, ठीक है। ये होते हैं वो वाले एस्टेरॉइड्स जो कि किसी लार्जर प्लैनेट के आसपास जो है वो घूम रहे हैं या उनका ऑर्बिट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो नासा ने जुपिटर, नेपच्यून और मार्स के आसपास कुछ ऐसे जो उनका ऑर्बिट के आसपास जो है वो ऐसे कुछ ट्रोजन्स देखे हैं। 2011 में तो इवन अर्थ के आसपास भी हमको एक जो है वो ट्रोजन्स हमको कुछ दिखे थे, ठीक है। तो उसको भी ऑब्जर्व किया गया। थर्ड टाइप ऑफ एस्टेरॉइड्स कौन से होते हैं, जिनको हम कहते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स, ठीक है। ये वो एस्टेरॉइड्स हैं जो कि अर्थ के ऑर्बिट के पास से निकलते हैं, ठीक है। जो अर्थ के पास से निकल जाते हैं उनको हम कहते हैं अर्थ क्रॉसर्स। और जिन एस्टेरॉइड से जो कि जो है 1400 ऐसे लगभग एस्टेरॉइड्स हैं जो कि हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं और जो हमारे से टकरा सकते हैं, उनको हम कहते हैं पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉइड्स, PHAs, ठीक है। तो जो ये अपोफिस जो भी जिसको बोला है कि 100 साल तक हमको इससे कोई खतरा नहीं है, वो भी वैसे असल में PHA ही है, वो भी एक पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉइड है, ठीक है। सो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे। विश यू अ वेरी हैप्पी होली, और वील मीट next time with new topics. Until then, goodbye and take care.